हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार और यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 8। अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक करके चेक कर सकते हैं। और इसमें हम लोग 50 एमसीक्यू कवर करते हैं जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम्स के पैटर्न पे होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि 50 क्वेश्चन में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए, पॉलिटी में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दो टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। रिविजन्स के तौर पर मानव में होने वाले जो रोग हैं उनके कारण इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो प्रमुख जनजाति जो आंदोलन हुआ था उसको आप कवर कीजिएगा। और करंट अफेयर्स में अक्टूबर 2020 को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, यही रहने वाला होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ राज्य। तो चलिए हम एक एक करके मैच करते हैं। कोसी परियोजना की बात करें तो ये बिहार, बिल्कुल सही। नागार्जुन परियोजना की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के साथ संबंधित होगा जो कि कृष्णा नदी पर। मयूराक्षी परियोजना की बात करें तो ये मयूराक्षी नदी पर है और ये पश्चिम बंगाल झारखंड की संयुक्त परियोजना है, यानी सी का 4 के साथ यहाँ पे बिल्कुल तरीके से मैच कर रहा है। उसी तरह से हीराकुंड परियोजना की बात करें तो ये आपका उड़ीसा में महानदी पर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। सिकंदर महान के समकालीन था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद। ठीक है, घनानंद को टिक करेंगे। कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं जैसे घनानंद के बारे में। तो घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनानी लेखकों ने इसे अग्रिमीज के साथ साथ जैंट्रिमीज कहा है। तो ध्यान रखिएगा, अग्रिमीज और जैंट्रिमीज किसे कहा गया, तो घनानंद को कहा गया। सिकंदर का समकालीन था और इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया या फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया, बताइए किसके समय में। तो सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए रोज़ाना इसी तरह की एक मॉक टेस्ट के लिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है कि अगर ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का जो विद्युत प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण या फिर विरोधाभासों का मिश्रण के रूप में बताया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। और मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह या फिर रक्त पिपासु के नाम से भी जाना गया। आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा पॉइंट्स यहाँ पे गलत है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है, बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट है कि के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म पत्री कहा है, यानी कि प्रस्तावना को, बिल्कुल सही। और भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 को यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इस वजह से ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, और इनको आप अच्छे से याद रखिएगा कि किन्होंने कौन सी बात कही थी। नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 और खालिस्तान के संविधान से लिया गया। यानी भारतीय संविधान में जो भी आपात उपबंध दिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 के साथ साथ किस देश के संविधान से लिया गया। तो जर्मनी के वीमर संविधान, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची का संबंध बताइए किससे है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है।
तो आपको पता है 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, और जिसमें अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तो ये जो लास्ट है 51, ठीक है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1813 का चार्टर अधिनियम, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोबर्ग प्रायद्वीप स्थित है। कोबर्ग प्रायद्वीप जो वो स्थित है किस महाद्वीप में स्थित है, आपको ये बताना है। तो कोबर्ग प्रायद्वीप की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ये इस वजह से भी फेमस है क्योंकि हम आपको बता दें कि जो रामसर स्थल की सूची है उसमें शामिल होने वाला ये पहला स्थान था कोबर्ग प्रायद्वीप। क्लियर। नेक्स्ट वन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि लैबासावा लखंग जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? लैबासावा लखंग मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के संबंध में। तो भारत का नागरिक हो, करेक्ट है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि लोकसभा ने राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य हो तब हम कहेंगे कि वो राष्ट्रपति की योग्यता के अंतर्गत आएगा। इस वजह से ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है जिसमें कोई भी स्थलरूढ़ देश नहीं है? कोई भी स्थलरूढ़ देश नहीं है। स्थलरूढ़ देश का मतलब आपको पता होगा कि वो वैसे देशों को कहते हैं जिसकी कोई भी सीमा यानी कि कोई भी उसका जो हिस्सा है वो समुद्र से टच नहीं करता, उस टाइप के देशों को स्थलरूढ़ देश कहते हैं। तो हमारे 7 महाद्वीप में सिर्फ और सिर्फ 2 ही महाद्वीप ऐसे हैं जिनमें कोई भी जो कि स्थलरूढ़ देश नहीं है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। और वो कौन कौन से है? उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऐसे 2 महाद्वीप है जिनमें कोई भी स्थलरूढ़ देश नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया शिष्य थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो वो किसके शिष्य थे बताइए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बाबा फरीद के, सी विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि भारत के शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती ने 12वीं शताब्दी में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। बाबा फरीद मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ठीक है, बाबा फरीद जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। और बाबा फरीद के शिष्य की अगर बात करें तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। औलिया के शिष्य जो थे वो अमीर खुसरो थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल सीटों का आरक्षण कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, एससी और एसटी के लिए जो सीटों का आरक्षण है लोकसभा में टोटल कितना है? तो एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो गया टोटल 131। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जायरो घाटी किस राज्य में स्थित है? जायरो घाटी जो वो किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जायरो घाटी का संबंध जो अरुणाचल प्रदेश से होगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? किसके पक्षधर नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं थे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन डी, भारी उद्योगीकरण विचार से, जो कि नेहरू तो पक्षधर थे पर गांधी जी नहीं थे। और यहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो और प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारी उद्योगों के प्रश्न पर पृथक पृथक समाधान प्रस्तुत करते थे। कह सकते हैं कि गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योगों के समर्थक थे और भारत की मानव संसाधन की शक्ति को सतर्कता प्रदान करना चाहते थे। तो ये ध्यान रहेगा, जबकि नेहरू ऐसा नहीं करना चाहते थे। और आपको पता है कि नेहरू के समय में ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना की आपको बात पता होगा कि उसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। यानी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन उसके अपने पद से उसको हटाया जा सकता है, बताइए? तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बनता है कि आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया?
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है धारा 306। ठीक है, 306 पढ़ सकते हैं। और इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स हम यहाँ पे रखा है आप देखिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान से संबंधित है, जबकि 307 हत्या करने का प्रयत्न, 308 आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न और 309 है जो आत्महत्या करने का प्रयत्न से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दंड प्रक्रिया संहिता कि किस धारा में आर्म्ड फोर्सेस के सदस्यों को गिरफ्तारी के संरक्षण का प्रावधान किया गया। गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया आर्म्ड फोर्सेस के सदस्यों को। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी 45। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे आप बाकी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, जैव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है, तो ध्यान रखेंगे लाइकेन। लाइकेन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आपको पता है कि लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवालों के सहजीवी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अच्छे से पढ़िए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला पॉइंट देखिए नथुला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं सिक्किम में पड़ता है, इस वजह से ऑप्शन ए गलत होगा। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नथुला दर्रा सिक्किम के डोगेक्या श्रेणी में स्थित है और इस दर्रे से दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। बताइए किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें चिल्का झील ये भी है, लोकटक, केवलादेव और हुल्लर झील ये सभी के सभी रामसर में सूची में शामिल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में कितने भारत के स्थल है जो कि रामसर सूची में शामिल है, तो 42, ये याद रखिएगा 42। नेक्स्ट वन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। पेरू जो है नाइट्रेट के साथ संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। पढ़ सकते हैं कि बोलिविया दक्षिण अमेरिका का प्रमुख टीन उत्पादक देश है। ब्राज़ील में लौह अयस्क भंडार सबसे अधिक है। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि पेरू की बात करें तो तांबा, क्रूड ऑयल और स्वर्ण आदि के लिए प्रसिद्ध है, ना कि नाइट्रेट के लिए। इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट वन कह रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है। लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, तो वो है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और स्टेनलेस स्टील जो है वो कह सकते हैं जैसे कि क्रोमियम हो गया, लोहा हो गया, निकेल हो गया, इन सभी का ये मिश्रण होता है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। मीरा सेठ समिति का संबंध जो है वो किससे था। हथकरघे के विकास से, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन की बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। 2 पॉइंट्स दिए गए, पुनर्जन्म नहीं होता था, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो सही हम बात कर सकते हैं करेक्ट आंसर होगा। देखिए पुनर्जन्म नहीं था ये पॉइंट तो गलत है, क्योंकि पुनर्जन्म था ये पॉइंट गलत है। और सत्य की बात करें तो आत्मा की सत्ता नहीं थी, ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है। इस वजह से ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, केवल और केवल 2। नेक्स्ट वन है कि किसी पिंड का भार, बताइए क्या होता है किसी पिंड का भार। तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट कि पेड़ों की आयु का पता लगाया जा सकता है। पेड़ों की आयु का पता लगाया जा सकता है किस तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा, पेड़ों की आयु का पता लगाने के लिए हम सबसे अच्छा जो तरीका होता है कि उसके धड़ पर वलयों की जो संख्या का गणना करके, यानी आपने देखा होगा कि जो भी कोई पेड़ होता है तो अगर उसको काटा जाए तो बीच में आप देखे होंगे इस तरह से वलय बना होता है, इस तरह से रिंग टाइप का। तो इसी को गिन करके पता लगाया जा सकता है कि ये कितने वर्ष पुराना है, यानी जितने भी वलय होंगे उतने वर्ष की आयु होगी। नेक्स्ट वन देखिए, विश्व में मीठे पानी की सबसे लंबी झील कौन सी है। विश्व में मीठे पानी की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टांगानिका झील। ठीक है, टांगानिका झील कह सकते हैं कि विश्व में सबसे लंबी मीठे पानी की झील है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट वन क्या है, टंगानिका झील अफ्रीका में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्मार्ट मनी जो वो शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा क्रेडिट कार्ड के लिए स्मार्ट मनी का प्रयोग करते हैं, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के निपटान में सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं उनको निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो उनका सबसे अच्छा तरीका होता है पुनर्चक्रण करना, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट होगा, पुनर्चक्रण कर देना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? किसकी रचना मेघदूत? तो मेघदूत के रचनाकार कालिदास। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिभूति व्यापारिक स्वचालित दर राष्ट्रीय संघ, जिसको हम लोग नास्डॉक कहते हैं, में सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय कंपनी कौन सा है? नास्डॉक में शामिल होने वाला सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय कंपनी कौन सा था? तो इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस ऑप्शन बी, एक प्रकार का कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है बेरिंग जल संधि, डी करेक्ट होगा, बेरिंग जल संधि। अगला क्वेश्चन कि उदाइन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे इनके संबंध में 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन यहाँ पे असत्य है। देखिए पहला पॉइंट्स कह रहा है कि सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने अजातशत्रु की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। और सेकंड पॉइंट है कि उसने गंगा और गंडक नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे मगध की राजधानी बनाया, ये पॉइंट गलत है। ये तो सही है कि पाटलिपुत्र की स्थापना उसने की थी और मगध की राजधानी बनाया था, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट गलत है कि गंगा और गंडक नदी, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था गंगा और सोन नदी के तट पर, ठीक है, संगम पर ये बनाया गया था पाटलिपुत्र। तो इस वजह से ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, जो कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकता शब्द का अभिप्राय क्या है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि एकता शब्द का अभिप्राय के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वेतन के बदले किसी प्रदेश में राजस्व की उगाही का अधिकार देना, डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास किया था? किसने उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन ने, ठीक है, लॉर्ड डफरिन, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेटले आयोग जो था इसका उद्देश्य क्या था? 1929 का वेटले आयोग जो था इसका उद्देश्य क्या था? तो वेटले आयोग का जो गठन किया गया था, कह सकते हैं कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिश प्रस्तुत करने के हेतु इसको बनाया गया था वेटले आयोग। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? पूर्ण ज्ञान के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूर्ण ज्ञान के लिए कह सकते हैं कैवल्य शब्द का प्रयोग करते हैं जैन धर्म में। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। पहला पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला अध्यक्ष यहाँ पे गलत है, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय अगर क्वेश्चंस में कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब वहाँ पे हम सरोजिनी नायडू को कह सकते थे, इस वजह से ये पॉइंट गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयबजी, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे केवल और केवल 2 को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? किस शीर्षक के द्वारा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जो किया गया था? सिर-ए-अकबर, ठीक है, सिर-ए-अकबर के नाम से, डी करेक्ट होगा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था और वो 2 राज्य कौन से हैं? दक्षिण में राज्यों को विजित किया था, एक तो 1685 में और एक था 1687 में। तो 1685 में बीजापुर को, 1687 में गोलकुंडा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किया गया है? और इसका प्रावधान आर्टिकल 71 में किया गया, सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ संबंधित वंश है, तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। बिंबिसार की बात करें तो ये हर्यक वंश से संबंधित थे। कालाशोक की बात करें तो ये शिशुनाग वंश से संबंधित है। महापद्मनंद नंद वंश से संबंधित थे, यानी सी का 4 के साथ होना चाहिए। और बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश है। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है।
कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया, पढ़ सकते हैं कि बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के राजा थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंसेन, यहाँ पे मद्रसार और आज़ाद शत्रु के नाम से भी जाना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची बताइए कि किस में उपलब्ध है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ईरान और UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कवर किया। नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, क्योंकि रोजाना आपको इस तरह के एक मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता रहता है। एक छोटा सा क्वेश्चन क्यूज का है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? कमेंट्स करके राइट आंसर बताइएगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।